ओके, तो अभी हम लोग ये सेकेंड सम पर जा रहे हैं. सो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. PQ Limited, a company newly commencing business in 19, has the following projected profit and loss account. तो PQ Limited एक कंपनी है और उसका ये पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. दे हैव गिवन सेल्स, दे हैव गिवन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड उसके बाद दे हैव गिवन ग्रॉस प्रॉफिट. फिर एडमिन के खर्चे दिए, सेलिंग एक्सपेंस दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज़ बीन अराइव्ड एज अंडर. तो ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है दैट इज दिस पार्ट, उसका द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज़ बीन अराइव्ड एज अंडर. तो ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है उसका यहाँ ब्रेकअप दिया है हम लोगों ने. ठीक है, और कैसे आया है वो भी बताया है. तो मटेरियल यूज्ड है, वेजेस है, डेप्रीशिएशन है, ये तीनों को ऐड करके 1,70,000 आया. लेस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,000 कम किया तो नेट में 1,53,000 आया और यहाँ पर 1,53,000 का अमाउंट दिया. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा ब्रेकअप नीचे करके दिया. तो अभी इसमें अपने को क्या समझना है वो समझो. देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसने अपने को एडमिन दिया है, तो जो एडमिन का खर्चा है वो जनरल नेचर का है, ये मान के चलेंगे. तो ये अपने को एक बात समझने की है कि जो एडमिन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो जनरल नेचर के. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो अपने को दिमाग में रखने का है. फिर थोड़ा सा दिमाग और वापरो. यहाँ पर अपने को डेप्रीशिएशन दिया है और हम जानते हैं कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, राइट. तो इन लोग ने जो सम सॉल्व किया है वर्किंग कैपिटल का, वो कैश कॉस्ट बेसिस पे किया है. तो हमको ये कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, फिर लेस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोल दिया है. 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड. तो 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड है, तो उसने 1,70,000 का 10% मतलब 17,000 रुपया यहाँ चार्ज किया. ठीक है, आगे बढ़ते. द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, वो तो समझता है कि जो स्टॉक है फिनिश गुड्स का, वो फिनिश गुड्स का ही स्टॉक है एंड इट इज़ नॉट द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो वो लिखता नहीं तो भी समझता है. Now goods equal to 15% of year's production in terms of physical units will be in process on an average requiring full materials but only 40% of other expense. अब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ कहाँ घुमाया है. यह बोलता है कि जो गुड्स है 15% ऑफ द ईयरली प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स बोलता है. अगर हम पूरा सम देखते हैं तो हमको किधर भी फिजिकल यूनिट्स दिया नहीं है, राइट. तो फिजिकल यूनिट्स तो दिया नहीं है, लेकिन लिखा है 15% फिजिकल यूनिट्स के हिसाब से. तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, अपन इसको हैंडल करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. तो मेरा कहने का मतलब है गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स विल बी इन प्रोसेस. तो यहाँ पर वो अपने को वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, which will require full materials but only 40% of other expense. Now, the company believes in keeping the materials equal to 2 months consumption in stock. तो obviously यहाँ पर अपने को वो closing stock of raw material की बात कर रहे हैं. फिर all expenses will be paid 1 month in advance. तो सारे expenses अपन 1 month advance में पे करेंगे तो ये prepaid expense हो जाएंगे. फिर सप्लायर्स ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 month क्रेडिट. तो जो सप्लायर ऑफ मटेरियल है वो अपना क्रेडिटर बन जाएगा, राइट. सेल्स विल बी 20% फॉर कैश एंड द रेस्ट 2 months क्रेडिट. जो सेल्स दिया हुआ है 20% कैश में, तो 80% क्रेडिट सेल्स है, तो ये अपने को डेटर बताता है.
फिर 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, 70% अपन एडवांस पे करेंगे क्वार्टर में। द कंपनी विशेज टू कीप 8,000 इन कैश, तो कैश बैलेंस रखेंगे 8,000। 10% हैज बीन एडेड टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफॉर्सिंग कॉन्टीजेंसीज, तो 10% हम एडिशनल कैश बैलेंस रखेंगे अनफॉर्सिंग कॉन्टीजेंसीज को मीट करने के लिए। अब बोलता है प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड ऑल वर्किंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर उसने अपने को खाली यही बोला है कि भाई स्टेटमेंट बना दो वर्किंग कैपिटल की, बट एग्जाम में उन लोग आप लोग को बताएंगे कि आपको किस पे बनाना है, ठीक है। तो अगर इसका मैं सल्यूशन देखूँ तो सल्यूशन के हिसाब से इन लोग ने इसको कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाया है, तो अपन भी इसको कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाएंगे। बस ये अपने को याद रखने का। अब सवाल उठता आएगा कि सर एग्जाम में करेंगे क्या। अगर एग्जाम में तुमको बोला है प्रिपेयर एन एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो फिर तुम डायरेक्टली सीधा सीधा बना दो, कैश कॉस्ट बेसिस पे तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको इफ दे वांट यू टू प्रिपेयर ऑन कैश कॉस्ट बेसिस दे हैव टू मेंशन दैट, ठीक है। तो अभी तो अपन मान के चल रहे कि यहाँ लिखा हुआ है दैट यू हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो इसमें क्या चीज़ें समझ में आई आपको? कितना खाली समझ में आया कि सर एडमिन के खर्चे हम जनरल एक्सपेंस मानेंगे, और बाकी सब तो अभी हमको सम के साथ देखना है। यहाँ तक कुछ डाउट है, कुछ दिमाग में आ रहा है तो पूछो मुझे। नो। बाकी को नो। ठीक है, चलो। तो अभी अपन सम पे जाते और सम को हैंडल करते। अभी जो पहला पार्ट है सम का, वो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहला पार्ट है सम का वो मैं वर्क इन प्रोग्रेस को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल बी हाईलाइटिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो यहाँ गुड्स से अदर एक्सपेंस तक ये पार्ट अपन पढ़ रहे, और इससे अपन वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालने की कोशिश कर रहे, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल है, वेजेस है, मटेरियल है और वेजेस है, डेप्रीशिएशन तो लेंगे नहीं। तो मटेरियल आएगा, वेजेस आएगा, ओवरहेड्स आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, बट यहाँ पर अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो मटेरियल्स है और वेजेस है यही कंसिडर कर रहे हैं, राइट। ये जो एडमिन का खर्चा है वो जनरल नेचर का है, ये सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपने को दिया नहीं है उसने, ठीक है। तो अपने को इतना मालूम है मटेरियल आते हैं, वेजेस आते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं, बट यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स मेंशन नहीं है। इतना क्लियर है? यस। चल आराम से समझो। नाउ गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ योर प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस। तो 15% का जो माल है वो इन प्रोसेस होगा। तो अभी क्या करेंगे समझो। अपना मटेरियल 84,000 का है, अपना जो मटेरियल है जो अपन कंज्यूम किए वो 84,000 का है, उसका 15%, उसका 15% वो बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस होगा, मतलब 12,600 का मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। वैसे ही वेजेस का, अपना जो वेजेस है वो 62,500 है, तो उसका 15%, तो 62,500 का 15% मतलब 9,375। पहले तो उसने क्या बोला वो समझ लो। उसने क्या बोला कि 15% ऑफ द प्रोडक्शन, तो जितना भी अपन ने प्रोडक्शन किया है उसका 15% वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो अपन ने प्रोडक्शन में मटेरियल को यूज़ किया है, तो मटेरियल का 15% 12,600। अपन ने प्रोडक्शन में वेजेस को यूज़ किया है,
तो वेजेस का 15% इज 9365। तो पहले तो उसने जो बोला है वो अपन ने कर दिया। तो अभी अपने को 12,600 और 9375 दैट इज प्रपोर्शनेट टू 15% ऑफ योर प्रोडक्शन लिख दिया। अब उसके आगे क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। तो लिखता है गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स नहीं है तो मैंने अमाउंट पे ले लिया, विल बी इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटीरियल्स। वो बोलता है फुल मटीरियल्स लगेंगे, मतलब वो क्या बोलता है कि भाई मटीरियल्स पूरे 100% लगेंगे। फिर एंड 40% ऑफ अदर एक्सपेंस, और बोलता है कि ये जो अदर एक्सपेंस है वेजेस वो 40% लगेंगे। क्या मैं समझा पाया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes. Yes. तो यहाँ पर जो आ रहा है वो 12,600 आ रहा है और ये 9375 का 40% मतलब 3750 आ रहा है। तो ये मेरा 12,600 प्लस 3750, तो ये मेरा 16,350। ये 16,350 मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मिल गया। तो ये मेरा वर्किंग नोट 1 था जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि अपने को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालने का है। इतना समझा कि नहीं समझा? Yes. चलो Yes. एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस। फिर बोलता है ऑन एन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटीरियल्स। फिर बोलता है मटीरियल्स तो पूरा 100% लगेगा बट 40% अदर एक्सपेंस, और दूसरे जो खर्चे हैं वो 40% लगेंगे। तो ये पूरा पैरा पढ़ के उसको एनालाइज करके अपन ने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अब अपने को दूसरा पार्ट में क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग वापरना। अपने को डेटर्स निकालने के, और डेटर्स को अपने को कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना। तो अपने को वर्किंग नोट 2 में डेटर्स निकालने के, और डेटर्स को अपने को कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालने का है। इसके लिए मुझे कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी और इसको मुझे कैश कॉस्ट के बेसिस पे बनाना पड़ेगा। कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी और इसको मेरे को कैश कॉस्ट के बेसिस पे बनाना पड़ेगा बिकॉज आई वांट डेटर्स ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक है, अब कॉस्ट शीट में पहला आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ मटेरियल यूज्ड है, तो ये जो मटेरियल यूज्ड है दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो जो मटेरियल यूज्ड है वो 84,000। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ मुझे 84,000 आया, प्लस ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में भी मैंने 12,600 का मटेरियल यूज किया है, राइट। तो ये 12,600 का भी मैं मटेरियल यहाँ ऐड कर दूँ, तो मेरा 84,000 प्लस 12,600, तो ये मेरा 96,600 टोटल मटेरियल का यूसेज आ जाएगा। क्या यार बात समझ में आई? Yes. ठीक है, Yes. ये तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से मटेरियल मिला, और ये मटेरियल अपने को क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से मिला। अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर में 62,500 जो वेजेस है वो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से आए। फिर अपना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में भी वेजेस है 3,750 के, तो अपन वो वेजेस भी यूज कर लिए। तो 62,500 प्लस 3,750, तो मेरा ये आ गया 66,250। अब ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो 96,600 और 66,250, तो 162,850, ये अपना बन गया प्राइम कॉस्ट। अब इसमें अपन ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स।
तो क्या अपने को कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है? हाँ दिया है, डेप्रीशिएशन दिया है, बट क्या अपन इसको डेप्रीशिएशन को फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे? सो आंसर इज नो, इट विल एक्सक्लूड डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर नील हो गया। क्यों डेप्रीशिएशन को एक्सक्लूड किया? क्योंकि अपने को कैश कॉस्ट बेसिस पे डालने का है ना, अपने को कॉस्ट शीट में ऐसा कोई खर्चा नहीं डालने का है जो नॉन कैश हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? Yes. तो फैक्ट्री Yes. ओवरहेड में डेप्रीशिएशन आता था, अपन उसको मशीन का डेप्रीशिएशन मान के चलते थे, राइट? लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रीशिएशन नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ पर लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो हम निकाल चुके 16,350, तो यहाँ मैं 16,350 को लेस कर दूँ। ये सब ऐड करने के बाद क्या बनता है? फैक्ट्री कॉस्ट बनता है या वर्क कॉस्ट बनता है? ऐड लेस करने के बाद 162,850 माइनस 16,350, तो 146,500। अब इसमें अपन ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बट ये फैक्ट्री से जुड़े हुए होने चाहिए, फैक्ट्री रिलेटेड होने चाहिए। तो अपन ने तो माना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ये जनरल ओवरहेड्स है, फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है उसको अपन नील लिख रहे हैं। तो अभी मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद एडमिन ओवरहेड के बाद ऐड करने के बाद मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 146,500 ही हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ रहे हैं? Yes. अब इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो जनरल नेचर के। तो एडमिन ओवरहेड्स जो जनरल नेचर के वो यहाँ ऐड कर देते, तो कितना आ रहा है ये? एडमिन ओवरहेड्स किधर है? 14,000। तो एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर के यहाँ मैंने ऐड कर दिए। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा क्योंकि ले बोला है न्यूली है, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो नहीं रहेगा। चलो अब ध्यान से समझना, अपने को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिए और कितना दिया है बोलो? 17,000। अब थोड़ा सा और अक्कल वापरना, ये 17,000 उसने 1,70,000 का 10% कर दिया, तो 17,000 आया। अब क्या मैं ये जो 17,000 है इसमें डेप्रीशिएशन काउंट करूँ कि नहीं करूँ? तो ये 17,000 में मैं डेप्रीशिएशन काउंट नहीं करूँगा, तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूँ तो कितना आता है? 84,000 प्लस 62,500, तो ये आता है 146,500। आता है कि नहीं आता है? Yes. अब 146,500 का मैं 10% करूँ, तो इसका 10% करूँ तो 146,50 आता है। तो क्या मैं समझा पाया कि हमको जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को कितना लेना है? कितना लेना है बोलो? Yes. 146,50। कैसे समझा, कैसे आया? Yes. चलो तो अपन यहाँ पर 146 कितना है 50 ले रहे। ऐसा भी नहीं समझा तो भी हिसाब बैठेगा। तुम बोलते हो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 146,500 है ना, तो अगर मैं उसका भी 10% ले लूँ तो 146,50 आता है, बैठता है। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? राइट तो तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढो और उसका 10% निकालो, तो वो लॉन्ग कट है, और शॉर्टकट मैंने तुमको अभी करके बता दिया। राइट तो मुझे तो शॉर्टकट पसंद आया कि भाई
जब 10% में डेप्रीशिएशन हटा दूँ तो भाई बाकी क्या जो रहेगा वो कैश कॉस्ट रहेगा, उस पे 10% मार देता हूँ। ठीक है, चलो ये सब करने के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है या टोटल कॉस्ट आता है ना। तो Cost 146 of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो इसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी गुड, 146,500 प्लस 14 माइनस 146,50, तो ये आ गया 145,850। अब इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स ना। Yes. तो सेलिंग ओवरहेड्स कितने, सेलिंग एक्सपेंस 13,000 है ना, 13,000। तो सेलिंग एक्सपेंस अपन यहाँ ऐड करते हैं 13,000, तो ये क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट प्लस 13,000 कर दूँ तो 158,850, ये अपना टोटल कॉस्ट हो गया। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? Yes. ठीक है, बिकॉज अभी अपन ने इतनी मेहनत करके टोटल कॉस्ट निकाल दी है, राइट। तो अभी टोटल कॉस्ट निकालने के बाद अभी अपन उसका डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ के ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने इतनी सब मेहनत क्यों की है, बिकॉज अपने को डेटर्स को कैश कॉस्ट बेसिस पे लेना, राइट। तो अभी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट Yes. मैं पढ़ता हूँ और मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ कि इतना तुमको क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, वो भी बताता हूँ। बट आई डोंट नो, लॉन्ग कट कर लेना, टाइम पड़ा किया तो शॉर्टकट कर लेना। पहले डेटर का एडजस्टमेंट बता दो। यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, वो बोलता है सेल्स विल बी 20% फॉर कैश। तो अगर मैं 20% कैश में बेचता हूँ तो मैं 80% क्या करता हूँ, क्रेडिट में बेचता हूँ। तो मैं बोल सकता जो मेरे डेटास है वो 80% है, तो 158,850 के 80%, वो कितने महीने के लिए वो बाद में देखेंगे। तो 158,850 का 80% किया तो 127,080 रुपीज़, ये अपने डेटाज हैं। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर डाला। तो यहाँ तक हो गया सॉल्विंग। वर्किंग नोट 1 किया, वर्किंग नोट 2 किया। अब वर्किंग नोट 2 को मैं शॉर्टकट तरीके से करके दे रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से करके दे रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ समझो, थोड़ा सा अक्ल वापरना तो शॉर्टकट भी आ जाएगा। अब देखो, ये जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो मैंने कैश कॉस्ट बेसिस पे क्या किया, 84,000 और 62,500 को ऐड किया तो मुझे 146,500 आया। अब मैंने इसका 10% ले लिया तो ये आ गया 146,50। अब वो बोलता है कि ये जो 146,50 जो 10% है वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो मैं ऐसा बोल सकता कि ये जो 10% है विच इज़ 146,50, दिस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 100% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहेगा, तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ दैट इज़ 100 इंटू दिस डिवाइड बाई 10, तो 146,50 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो मेरे को यहाँ पर ऑटोमेटिकली 146,500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। इतना अक्ल आया कि नहीं आया? Yes. अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 146,500 मिल चुका है तो मैं खाली फुकट इतना टाइम पास क्यों करूँ? ये सब का मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को डायरेक्टली मैं ये फिगर पे आ गया हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, राइट। तो उसके बाद मैं खाली इतना ही पार्ट करता हूँ ना, तो मेरा इतना एग्जाम में टाइम सेव हो जाता है। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? Yes. तो यहाँ से तुम सम को आगे खींच सकते हो अगर तुम चाहो तो। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद तुम यहाँ से सम कर सकते हो। क्लियर है ये? यस और नो? Yes.
समझा ये? तो दैट विल बी आवर शॉर्टकट। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो शॉर्टकट में कब कर जाना चाहिए? जब अपने पास एग्जाम में टाइम कम हो तब करने का। तो मैंने ये पार्ट भी करा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे अपन। नेक्स्ट पार्ट जो वर्किंग नोट 3 कर सकते हैं अपन, अपने को क्रेडिटर्स चाहिए और क्रेडिटर्स के लिए अपने को परचेस ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। हमने जितना रॉ मटेरियल खरीदा है उसके ही प्रोपोर्शनेट क्रेडिटर्स जनरेट होंगे, राइट? तो बिकॉज अपने को क्रेडिटर्स ढूंढना है, इन अदर वर्ड्स अपने को परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना है, तो अपन अपना फॉर्मूला एज यूजुअल लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। ये अपना फॉर्मूला है, राइट? अब थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो यहाँ पर कुछ दिया है। क्या दिया है? द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल्स इक्वल टू 2 months ऑफ कंजम्पशन इन स्टॉक। तो बोलता है कंपनी 2 महीने का मटेरियल स्टॉक में रखती है। इन शॉर्ट अपने को क्या बोलता है कि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो 2 months का कंजम्पशन का है, 2 months का कंजम्पशन का है, राइट? अभी अपन कंजम्पशन तो निकाल चुके हैं ना, अपना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन अपन ने निकाला है। अपने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना है? 96,600, राइट? जो कॉस्ट शीट में अपन रॉ मटेरियल लिखते हैं वो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ही लिखते हैं। तो ये 96,600 अपना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है। ये मुझे कहाँ से मिल गया? ये मुझे कॉस्ट शीट से मिल गया। कुछ बात समझती है कि नहीं समझती है? Yes. Yes. ठीक है। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए रॉ मटेरियल का, जो बोलता है 2 महीने की इक्वल है। तो 2 महीने की इक्वल है तो करते हैं। 96,600 जो कंजम्पशन है वो 12 महीने का है, तो 2 महीने का कंजम्पशन कितना है? करो, 96,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो 2 महीने का कंजम्पशन मुझे 16,100 रुपीज़ आ रहा है। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बन गया 16,100। ओपनिंग स्टॉक नील है, तो ये बचा हुआ क्या रहेगा? परचेस रहेगा। अब 96,600 में आप 16,100 ऐड कर दो, तो 112,700 अपना परचेस ऑफ रॉ मटेरियल होगा। क्या बात समझा कि नहीं समझा? Yes. तो इतना रॉ मटेरियल हमने परचेस किया है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है? तो क्रेडिटर्स का कुछ लिखा है, सप्लायर्स ऑफ क्रेडिटर्स विल एक्सटेंड 1.5 month क्रेडिट, तो वो डायरेक्टली देख लेंगे। और कुछ नहीं, बाकी सब तो मेरे ख्याल से हमने कर दिया। ओके, 10 minutes है। तो अभी वी कैन गो एंड प्रिपेयर व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें ए में क्या लिखते हैं अपन? करंट एसेट्स, राइट? अब जो जो आते जाएगा वैसे वैसे भरते रहते हैं, ठीक है? तो क्या है पहला वाला? गुड्स इक्वल टू 15% इज दिस, तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो गया ना। तो यहाँ कोई ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये तो हमने निकाल दिया है ना। कितना आया था?
16,350। चलो ऐसे करते, पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालते। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? 16,100। फिर निकालते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी हमने निकाला है। आ गया वर्क इन प्रोग्रेस 16,350। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमने निकाला है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 14,650। तो 14,650 हमने स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पे निकाला है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स हम पहले से निकाल चुके थे। अब तो देखो, गुड्स इक्वल टू दिस मच, ये अपना वर्क इन प्रोग्रेस है, ये हो गया। द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल्स, तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। फिर क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन एडवांस, तो सारे एक्सपेंसेस अपन 1 मंथ एडवांस में पे करते। तो एडमिन के जो खर्चे 14,000 है, तो मैं ऐसा बोल सकता प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 14,000 पूरे साल के, तो एक महीने का कितना? 14,000 डिवाइड बाई 12, तो 1167 आ रहा है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस 13,000 है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया। तो प्रीपेड सेलिंग ओवरहेड्स लिखो या सेलिंग एक्सपेंस लिखो, 13,000 पूरे साल का है, एक महीने का प्रीपेड कितना? तो 1083 के आसपास आ रहा है। तो एडमिन हो गया, सेलिंग के खर्चे दे दिए, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड। अब वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखना पड़ेगा, हम लोग ने वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लिया है कि नहीं लिया। तो ये 62,500 है, तो ये भी 1 मंथ इन एडवांस लिया है। तो प्रीपेड वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये 62,500 है। ये 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना? तो 62,500 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 5208। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हम प्रीपेड जो वेजेस एंड एक्सपेंस है ये कौन सा ले? यहाँ पर भी दिख रहा है ना तुम लोग को, लेबर दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है? Yes. 66,250 दिख रहा है, 250. राइट। और मैंने कितना लिया है? 62,500. 62,500। अब सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों आप ले रहे हो? क्योंकि यहाँ तुम ध्यान से देखो होता क्या है, यहाँ पर तुम पहले ऐड करते हो, राइट, और नीचे जब क्लोजिंग होता है तब तुम यही एक्सपेंस को नीचे माइनस कर देते हो, हाँ. राइट। तो अगर तुम ऊपर ऐड करते हो नीचे उसको माइनस करते हो, तो नेट में जो कॉस्ट शीट में उसका इफेक्ट आता है वो कितने रुपीस का आता है? बोलो, 62,500 का आता है। 500. लॉजिक समझा Yes. कि नहीं समझा? Yes. राइट, चलो ऐसा सब सवाल आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो प्रीपेड वेजेस भी हो गया, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस प्रीपेड है। आई थिंक हमें वापस रिजॉइन भी करना पड़ेगा, कट होगा 10 मिनट्स के लिए। अब किधर था? ऑल एक्सपेंसेस, और कोई खर्चा है क्या? मटेरियल ले लिया, वेजेस ले लिया, कुछ छूट रहा तो नहीं है ना? ये तो वापस प्रॉब्लम होगा।
प्रीपेड खर्चे बोला है, एक्सपेंसेस बोला है, प्रीपेड एडमिन, सेलिंग और प्रीपेड वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मटेरियल तो नहीं ना, वो तो कॉस्ट स्टॉक में आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल नहीं लेंगे आप, खर्चे ले रहे हैं तो एक्सपेंस में क्या क्या है समझ लो। ये एडमिन एक खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस एक खर्चा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये एक खर्चे है। डेप्रीशिएशन को नहीं लेंगे, वो नॉन कैश है ना आगे, और उसका पेमेंट नहीं करते डेप्रीशिएशन। कहाँ गया पेमेंट? अब नेक्स्ट बोलता है सप्लायर ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट। जो सप्लायर ऑफ मटेरियल है वो अपने को क्रेडिट देगा। तो 1 पेज, again 1 page, so B part I am putting, so this B part will be our current liability, ठीक है। अब कोई टीचर्स बोलते हैं पहले पूरा एसेट्स करो फिर पूरा लायबिलिटी करो, अभी जो आ रहा है वैसे करते रहने का, नहीं तो भूल जाओ। सप्लायर ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट, तो हम इसको बोल देते हैं क्रेडिटर ऑफ रॉ मटेरियल, क्रेडिटर ऑफ रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का क्रेडिटर है तो हमने रॉ मटेरियल का परचेज निकाला था ना 112,700, तो 112,700 12 महीने का है और वो अपने को क्रेडिट 1.5 मंथ का दे रहा है, तो 1.5 मंथ्स का अपने को क्रेडिट दे रहा है। तो 112,700 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ रहा है 14088 अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ प्रीपेड वेजेस में थोड़ा सा करेक्शन है तो वो समझते हैं हम लोग। जो हमारे वेजेस है वो एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी है और एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में भी है। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में वेजेस है वो कितने हैं? जो वेजेस है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में वो है 62,500, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 62,500 रुपीज़ के वेजेस है, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है वो है 9375। ओके, 9375। सो तो टोटल वेजेस है जो हमें पे करने, पे किए क्या पे करने लिखा नहीं है, टोटल वेजेस है जो आउटस्टैंडिंग है 62,500 9375, मतलब जो टोटल वेजेस है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ 62,500 है और क्लोजिंग में कितना है? ये लेना था ना 9350 है, क्लोजिंग में कितना है? 9350 है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो हमारे वेजेस है वो कितना है? 3750। मैंने नीचे वाला अमाउंट ले लिया ना, गलत ले लिया ना। यहाँ देखो Yes. जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है इसमें हमारे जो वेजेस है वो कितने हैं? 3750, राइट। Yes. तो यहाँ पर हमने 3750 लिया है, तो 62,500 प्लस 3750, तो हमारा 66,250 का वेजेस है। ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर वेजेस इज फॉर 12 मंथ्स, तो अभी हमने इसको प्रीपेड किया है, तो 66,250 इज फॉर 12 मंथ्स, और हमने जो प्रीपेड किया है वो 1 मंथ का है, तो 66,250 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ 5521 आ रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर पहले तो आपने 62,500 लिया था और अभी आप 66,250 ले रहे हैं। नाउ सी यार, ऑल दिस इज बिकॉज आई वांट टू मैच द आंसर विद द इंस्टीट्यूट। नाउ
the institute has only said it is prepaid wages. Some students can take it on 62,500, some student can take it at 66,250. तो इंस्टीट्यूट ने ओवरऑल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का वेजेस भी कंसिडर कर दिया है, ठीक है। तो 66,250 हो गया है। अभी कोई लोग क्या बोलेंगे कि ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, फिर ये नेक्स्ट ईयर फिनिश गुड्स बनेगा, राइट। तो नेक्स्ट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम इसे इंक्लूड करते हैं। कोई ऐसा एजम्पशन लेके भी 62,500 पे 1 मंथ का प्रीपेड ले सकते हैं। तो आई कैन नॉट से somebody is right or somebody is wrong. What I have done is that I am trying to match the institute का आंसर। Now few students might take it on 62,500 1 month का prepaid and that is absolutely fine, nothing wrong in it, right? 62,500 is your 12 months का and this closing will become next year का opening work in progress और next year के हिसाब में डाल दो उसको। You got the point or not? Yes. ये देखो, ये तो 12 महीने का खर्चा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, फिर उसमें काम होएगा, फिर उसको आप फिनिश गुड्स बनाएंगे, राइट। तो ये आप नेक्स्ट ईयर का खर्चा मान के चल रहे हो। तो अगर आप इसको 12 महीने के हिसाब से प्रीपेड लेते हो तो आई डोंट थिंक इंस्टीट्यूट शुड गिव यू रॉन्ग, देयर शुड बी अल्टरनेट आंसर्स गिवन फॉर स्टूडेंट्स, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट मैचिंग विद व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन। आई बात समझ में कि नहीं समझा? Yes. तो कोई भी राइट नहीं है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, ये सब छोटा मोटा चीज़ एजम्पशन पे बेस होता है। एफएम का पेपर में एजम्पशंस चलेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने इसको पूरा 66,250 को पूरा 12 मंथ्स का माना है और उस हिसाब से उसको ले लिया है, तो नथिंग रॉन्ग इन डैट ऑल्सो, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रीपेड का हमने सब कर दिए। अब क्या है, डेटा से देखो यहाँ पर, तो सप्लायर ऑफ मटेरियल्स विल एक्सटेंड 1 मंथ का क्रेडिट। तो आई थिंक सप्लायर का करंट लायबिलिटी किधर चलेगी, ओके, यहाँ क्रेडिटर ऑफ रॉ मटेरियल है, ये तो हमने कर दिया सप्लायर का, राइट। चलो आगे बढ़ते। सेल्स विल बी 20% कैश एंड 2 मंथ्स क्रेडिट, मतलब डेटाज है। तो अभी हम डेटास को वैल्यू कर रहे हैं, तो ये 6 हो गया, तो ये 7th है। सो डेटास वी विल वैल्यू एट कैश कॉस्ट बेसिस, राइट। और डेटास का हमने हिसाब किताब करके रखा है। डेटास है 127,080 के, तो 127,080 के डेटास है और ये 12 मंथ्स के है। तो क्रेडिट कितना है, 2 मंथ्स का क्रेडिट है, 2 मंथ्स का क्रेडिट है, तो 2 मंथ्स का प्रपोर्शनेट क्रेडिट कितना रहेगा, तो 127,080 इंटू 2/12, तो अपना 21,180 रुपीज़ डेटास का आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे। 70% ऑफ इनकम टैक्स इज पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो बोलता है 70% इनकम टैक्स हमने एडवांस में पे किया है। तो इनकम टैक्स कितना दिया है, यहाँ पर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 है। तो प्रीपेड इनकम टैक्स, तो 10,000 का 70%, 10,000 का 70% मतलब 3,000 का टैक्स हमने एडवांस में पे किया है। वापस एक बार रीड कर लेते, क्या बोला है, 70% ऑफ इनकम टैक्स इज पेड इन एडवांस, ठीक है। तो 10,000 का 70% विल बी 7,000 ना। तो 7,000 हमने एडवांस में पे किया है और क्वार्टरली पे किया है ना, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो ये साल भर में देयर आर 4 क्वार्टर, तो अपन ने 1 क्वार्टर का एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। तो 7,000 डिवाइड बाई 4, तो 1,750 रुपीज़ हमारा प्रीपेड इनकम टैक्स हो गया।
ठीक है। अब आगे, द कंपनी विशेज टू कीप 8,000 इन कैश, तो कंपनी कैश रख रही है 8,000, तो हमारा जो कैश बैलेंस है वो 8,000 रुपीज़ है, तो वो भी दे दिया। उसके बाद दिस वी हैव डन ना। 10% हैज़ बीन एडेड टू एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफॉर्सिंग कॉन्टीजेंसीज, तो वो भी उसने क्लियरली नहीं बोला है कि 10% ऑफ व्हाट, तो ये अपना पूरा ए हो जाएगा करंट एसेट्स। बी में हम प्रोविजन फॉर टैक्स डाल देंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी इसे लिया है, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है। यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो टैक्स था 10,000 का था, तो उसने अपने को क्या किया है, 10,000 का जो टैक्स है उसका उसने 70% 7,000 का क्वार्टरली कुछ पेमेंट है वो बता दिया, बचा 30% मतलब 3,000, तो 3,000 का उसने उसका प्रोविज़न ले लिया, पूरा 3,000 उसने उसका प्रोविज़न ले लिया। कुछ आई बात समझ में? Yes. देखो टैक्स Yes. 10,000 है, उसका 70% 7,000 है, 7,000 का पेमेंट क्वार्टरली कर रहे हैं तो वो क्वार्टर का हिसाब कर दिया आपने, बचा 30%। अब 30% का 3,000 उसने प्रोविज़न अपनी मर्जी से ले लिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो कोई स्टूडेंट लेगा कोई स्टूडेंट नहीं लेगा, तो इंस्टीट्यूट शुड गिव देम राइट बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग व्हाट टू डू विद द रिमेनिंग 30%, राइट। तो थोड़े आंसर्स में वेरिएशन आता है। चलो अभी ये ऐड करना है अपने को, तो 16,100, 16,350, 14,650, 1167, 1083, 5521, 21180, 1750 और ये 8,000। तो इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ 85,801 मैच होता है। लायबिलिटी 14,088 प्लस 3,000, तो 17,088 अपना लायबिलिटी मैच होता है। अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी विल गिव यू वर्किंग कैपिटल, और इसको अभी हम ग्रॉस बोलेंगे बिकॉज इसमें हमें कॉन्टीजेंसी ऐड करना है, और उसके बाद जो बनेगा वो हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हमारा जो करंट एसेट्स है वो कितना लिख देंगे, 85,801, और जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो 17,088 है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आता है 68,713, और इस पे अगर हम 10% मारते हैं तो 6,871 आता है, और जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है 7,5,584 आता है। क्लियर है? Yes. ठीक है, Yes. तो इसमें एक बार रिकलेक्ट करा देता हूँ, तो टेंशन नहीं ले, एक बार रिकलेक्ट करके कुछ भाई नहीं करने का। देखो क्लोजिंग में उसने क्या बोला था, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें 15% ऑफ द प्रोडक्शन है, तो मैंने 84,000 जो मटेरियल है उसका 15% कर दिया, 62,500 का 15% कर दिया, तो ये जो अमाउंट जो मैंने किया है वो प्रोडक्शन के प्रपोर्शनेट हो गया, इक्वल टू 15% जो उसने बोला था। उसके बाद उसने बोला कि मटेरियल पूरा 100% लगेगा, और उसने फिर बोला वेजेस 40% लगेगा, फिर अकॉर्डिंगली मैंने ये दो अमाउंट करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकाला। क्या इतना बात समझा? Yes. पहले मैंने पूरे खर्चे को 15% पे लेकर आया, और उसके बाद फिर उसने बोला था कि ये 100% लगेगा, ये वेजेस 40% लगेगा, तो अकॉर्डिंगली मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में ये चीज़ अपने को थोड़ी न्यू थी और ट्रिकी थी। नेक्स्ट में अपन ने डायरेक्ट
डेटर्स को अपने को निकालना है कैश कॉस्ट बेसिस पे, तो हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लिया, बट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल और लेबर भी कंसिडर किया बिकॉज वो भी कंज्यूम हुआ है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पर एक चीज़ अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। यहाँ पर बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रीशिएशन ले लेंगे, तो यहाँ अलर्ट रहना है आपको बिकॉज आप ध्यान से समझो, आपको कैश कॉस्ट बेसिस पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ एडमिन ओवरहेड्स में हमने माना है कि ये फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, इसके लिए नील लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, एडमिन को जनरल माना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हमने क्या किया, दिमाग वापरा। जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स थे, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स थे, लास्ट में समराइज करना ज़रूरी है ना। ये दोनों को लिया और इसका आई थिंक 146,500 आ रहा था, और इसका 10% तो 146,50 आ रहा था। तो मैंने ये 17,000 को 146,50 लिया। इसका मतलब इसमें डेप्रीशिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक में एक अलर्ट रहना है, ठीक है। फिर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो फॉर्मेट में आ रहा है। फिर डेटास अगर 20% कैश में तो 80% क्रेडिट में, तो हमने यहाँ डेटास भी निकाल दी। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे पूछो, कुछ टेंशन नहीं, आई विल क्लियर दैट पार्ट विथ टू यू ऑल, ठीक है। अब क्रेडिटर्स के लिए हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए था, तो हमने ये पूरा फॉर्मेट बना दिया। अब रॉ मटेरियल का कंजम्पशन मैंने जो 96,600 है कॉस्ट शीट से निकाला। फिर इसने हमें बोला है जो क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल है वो कंजम्पशन का 2 मंथ्स का है, तो ये डिवाइड बाय 12 किया पूरे साल का, तो 2 महीने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,100 आ गया, जो यहाँ लिख दिया। बैकवर्ड गया तो मुझे परचेस मिल गया। एक बार मुझे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया तो फिर मैं क्रेडिटर को निकाल पाऊँगा। ये एक चीज़ हमने समझी। उसके बाद हमने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाला था, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड सब निकाल के रखा था। सारे खर्चे हमने प्रीपेड करके कर दिए, ठीक है। फिर हमें यहाँ प्रॉब्लम आया। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर मैं 62,500 लूँ, क्या फिर मैं 66,250 लूँ? तो अभी कोई बच्चा 62,500 से भी निकाल सकता है, कोई बच्चा 66,250 से भी निकाल सकता है। इसमें कोई रूल नहीं है एज सच, ठीक है। बिकॉज अपने को इंस्टीट्यूट के साथ आंसर मैच करना था, तो अपन ने 66,250 लिए। अब 66,250 आया कैसे? तो हमने क्या किया, हमारा वेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाला 62,500, या ये लिया 62,500, राइट। फिर हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से वेजेस उठाया, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है 3750, वो यहाँ से उठाया, राइट। फिर हमने ये 66,250 टोटल में ले लिया, और फिर उसका प्रपोर्शनेट हमने 1 महीने का निकाल लिया 66,250। तो यहाँ पर आंसर में गलती हो सकती है, या कोई बच्चा इसको 62,500 से कर सकता है, तो रॉन्ग तो नहीं देना चाहिए, राइट है वो भी, बट इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ मैच करने के लिए अपन ने ऐसा किया, ठीक है। आगे डेटास को हमको कैश कॉस्ट बेसिस में निकालना था। हमने कॉस्ट शीट से टोटल कॉस्ट निकाल लिए थे, डिवाइड बाय 12 किए, डेटास 2 महीने के थे, तो प्रोपोर्शनेट डेटास निकल गए। 10,000 का 70% 7,000 इनकम टैक्स हमने प्रीपेड किया है, लेकिन हम इसको क्वार्टर वाइज पे कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 4 क्वार्टर, तो हम 7,000 पे कर रहे हैं, लेकिन 4 क्वार्टर में पे कर रहे हैं, राइट। तो और कितना प्रीपेड किया हमने, 1 क्वार्टर का प्रीपेड किया है, तो 7,000 डिवाइड बाय 4 क्वार्टर और 1 क्वार्टर का प्रीपेड किया है, तो प्रपोर्शनेटली एक क्वार्टर का जो प्रीपेड इनकम टैक्स है वो यहाँ पर आ गया। कैश बैलेंस अपने को 8,000 दिया था, वो तो अपन ने सेम टू सेम कॉपी किया, अपना करंट एसेट्स रेडी हो गया। अब आया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर के लिए हमने परचेस ऑफ रॉ मटेरियल निकाल चुके थे, तो फॉर 12 मंथ्स तो 1.5 मंथ का इतना आ गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि भाई प्रोविजन के बारे में सब में कुछ बोला नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ने जो किया हम वही करेंगे, तो इंस्टीट्यूट ने 70% का हिसाब किया,
और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो बताया। 30% का इंस्टीट्यूट ने कुछ बताया नहीं। तो 30% का इंस्टीट्यूट ने पूरा 10,000 का 30% 3,000 प्रोविजन मान लिया और उसको करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लिया। तो हमने फिर इंस्टीट्यूट ने जो किया है वो फॉलो करके उसको करंट लायबिलिटी की है। अब इसमें सवाल उठता है कि हम प्रोविजन माने क्या ना माने, कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल क्या एक एस्टीमेट है और एस्टीमेट के लिए अपने को उससे रिलेटेड कंडीशंस दे हैव टू गिव अस, राइट। तो अगर कोई एस्टीमेट लेता है तो कोई किसको बेस बना के लेता है, राइट। तो ऐसा अपन कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, बट इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन ले लिया, प्रोविजन 3,000 मान लिया तो अपन भी मान रहे। कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा तो आई के नॉट से वो बच्चा रॉन्ग है, राइट। तो जो इंस्टीट्यूट कर रहा है अगर सेम सम आता है और तुम्हारे दिमाग में सम किया हुआ है तो तुम भी ऐसा कर लेना। थर्ड में क्या आया, करंट एसेट करंट लायबिलिटी करके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आया। अब उसने बोला है कि 10% आप कॉन्टीजेंसी से पे रखो। अब यहाँ पर भी एम्बिग्यूटी है। अब 10% नेट का लेकर रखे कि 10% ग्रॉस का रखे वो मालूम नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10% नेट का रखता हूँ तो ये फिगर चेंज हो जाएगा और अगर मैं 10% ग्रॉस का रखता हूँ तो ये फिगर सेम रहेगा। तो अपने को कुछ बोला नहीं है तो अपन ईजी वे में एजम्पशन ले लिए। अपन ने बोल दिया इंस्टीट्यूट को या इंस्टीट्यूट ने 10% ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का लिया, तो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, इसका 10% इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर लेके नेट पे आ गया। बट इसको कोई बच्चा नेट के ऊपर भी ले सकता है तो वो भी राइट मिलना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें एम्बिगियस रहेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपको उसमें डरना नहीं है, आपको सम करना है। अगर आपका इंस्टीट्यूट के साथ मैच हुआ वेल एंड गुड, मैच नहीं हुआ तो कभी कभी बैड लक हो सकता है कि आपके मार्क्स कट होंगे, या फिर आप उसका एजम्पशन लिख दो कि मैंने जो 30% प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, ऐसा एजम्पशन लिख दो। तो जहाँ पर आपको एम्बिग्यूटी लग रही है सम करने में, या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है, तो आप उसके रिलेटेड उसके नोट एजम्पशंस में लिख दो। तो एग्जामिनर आपके एजम्पशंस को दिमाग में रखते हुए आपको मार्क्स देगा। यू गॉट द पॉइंट। सो व्हेन वंस यू राइट द एजम्पशन यू आर ऑन द सेफर साइड। अब कोई बच्चा इसे 10% ऑन ग्रॉस करके लिख देगा, कोई बच्चा इसे 10% ऑन नेट करके लिखेगा। अभी सपोज मैंने इसको 10% नेट करके लिखा तो मेरा क्या होता है कॉन्टीजेंसी का देख लो। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज ये हो गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इसमें अपना कॉन्टीजेंसी आ गया 10%, राइट। कॉन्टीजेंसी आ गया। एवरीबॉडी इज देयर विथ मी, क्या मैं कुछ ज़्यादा वो कर रहा हूँ? Yes. आई एम रिकलेक्टिंग इट ताकि तुमको रिवीजन में ज़्यादा परेशानी ना हो, बस इसके लिए। तो करंट एसेट्स 85,801 है, करंट लायबिलिटी 17088 है और 68713 है। अब मैं इसको कॉन्टीजेंसी को अगर मैं 10% नेट मान के चलूँ तो क्या होएगा? तो ये 100 है, इसको 10 मानेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर 10% और नेट है तो अपना बेस नेट है, तो नेट को अपन 100 मानेंगे, इसमें ये 10 है तो बैकवर्ड जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करेंगे 68713 इंटू 10 डिवाइड बाई 90 तो ये आपका आएगा 7635 और 68713 प्लस 7635 तो ये 76348 आ जाएगा। तो इसमें भी आपके आंसर में डिफरेंस आएगा जस्ट ऑन योर एजम्पशन, राइट। तो एवरीथिंग इज राइट, सो यू डोंट नीड टू वरी। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, तुमको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो 80% पेपर जो अनएम्बिगुअस है उसमें तुमको फुल मिलना चाहिए। 20% पेपर या 20% सम में कुछ ऐसा मैटर है जिसमें बहुत सारे एजम्पशंस बैठ सकते हैं, तुम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो, एजम्पशन डाल के पेपर खींचो। आई बात समझ में? हर चीज़ अपने पास सल्यूशन एग्ज़ाम में थोड़ी रहेगा। एग्ज़ाम में जो भी टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट का सल्यूशन देखते, उसके एजम्पशंस को नोट करते और वो एजम्पशंस को दिमाग में रखते हुए तुम्हें पढ़ाते। कोई भी टीचर पढ़ाता है तो ऐसे ही पढ़ाता है, राइट। अब वो बोलते होंगे कि हमको सब कुछ आता है तो वो झूठ बोलते।
तो 2-3 बार सीए के एग्ज़ाम दे के पास हो जाओ बैक टू बैक, राइट? तो ऐसा नहीं होता। तो कभी भी एजम्पशन लेकर अपन वो सम को कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप सब क्लियर है। Yes. Okay. Yes. So tomorrow there is no lecture. Sunday I will do. I will try to do more sums. Okay. Bye.